हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई के स्टडीज़। तो हम चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे अपना, और चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव में हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं और ये लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट नंबर 3। तो इसमें हम बात करेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी की। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि हु इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स के जो डिसीजन हैं उनको लागू कौन करता है। सो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी कहते हैं। सो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कहते हैं। इनका डिफरेंस अंडरलाइन करने के लिए जो मशीनरी है और मिलिट्री सर्विस है, it is described as civil services. To underline the difference between this machinery और military service और machinery में अगर अंतर करें तो it described as a civil service. So trained और skilled officer जो होते हैं वो permanent employee के रूप में काम करते हैं गवर्नमेंट के। उनको टास्क दिया जाता है कि वो मिनिस्टर को असिस्ट करें पॉलिसीज़ बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में, है ना। तो इनका काम ये होता है। डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और मिनिस्टर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट का उन पे चार्ज होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो चार्ज होता है अंडर द एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर देयर कंट्रोल ऑफ सुपरविजन। ठीक है। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लेजिस्लेचर हैं वो भी एक्सरसाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो एक्ट नहीं करते इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज अडोप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर की कि वो पॉलिटिकल कंट्रोल को रिटेन कर सकें ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। और इंडिया हैज़ इस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। ठीक है जी। सो एट द सेम टाइम जो ये मशीनरी है पॉलिटिकली का अकाउंटेबल है, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो ऑल्सो एक्सपेक्ट करती है कि वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहे। इसका मतलब है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो किसी भी पॉलिटिकल पोजिशन में, पॉलिसी मैटर्स में भाग नहीं लेती। सो डेमोक्रेसी में ये भी हमेशा पॉसिबल है कि जो पार्टी है वो डिफीटेड हो सकती है इलेक्शन में और नई गवर्नमेंट बनती है एक नई पॉलिसीज़ बनाने के लिए इन प्लेस ऑफ पॉलिसीज ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। इस सिचुएशन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की कि वो फेथफुली और इफिशिएंटली अपने पॉलिसीज़ को ड्राफ्ट करें और उनका इम्प्लीमेंटेशन करें। इंडियन ब्यूरोक्रेसी आज के ज़माने में इनॉर्मसली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और टेक्निकल और मैनेजरियल स्टाफ रन करते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को। सो जो मेकर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो थे वो इस बात से अवेयर थे कि नॉन पार्टीजन और प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी के इंपॉर्टेंस है। सो वो भी चाहते थे कि जो मेंबर है सिविल सर्विसेज के ब्यूरोक्रेसी के वो इम्पार्शली सेलेक्टेड हों मेरिट के बेस पर। तो मेरिट के बेस पर सेलेक्ट कौन करता है? यूपीएससी सेलेक्ट करता है। तो यूपीएससी सेलेक्ट करता है, कंडक्ट कराता है प्रोसेस रिक्रूटमेंट का सिविल सर्वेंट के लिए फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिमिलर पब्लिक सर्विस कमीशन बनते हैं अलग अलग स्टेट्स में, और मेंबर जो होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के वो फिक्स टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। उनका रिमूवल, उनका सस्पेंशन वो इंक्वायरी के द्वारा थोरो इंक्वायरी की जाती है मेड बाय जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वाइल इफिशियंसी और मेरिट जो नॉर्म्स हैं वो रिक्रूटमेंट की नॉर्म्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ये इंश्योर करता है कि जो सभी सेक्शन है सोसाइटी के, जो इंक्लूडिंग वीकर सेक्शन, उनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि वो पब्लिक ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बन सके। इस पर्पस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजर्वेशन भी देता है जॉब्स में दलित्स को, आदिवासी को। सब्सिक्वेंटली जो रिजर्वेशन है वो भी प्रोवाइड करता है फॉर वुमेन एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को। सो ये प्रोविजन जो है ये इंश्योर करते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वुड बी मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड सोशल इनइक्वालिटी विल नॉट कम। ब्यूरोक्रेसी मोर रिप्रेजेंटेटिव हो, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, सोशल इनइक्वालिटी जो है वो आए नहीं रिक्रूटमेंट के रास्ते में। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन सिविल सर्विसेज का कैसे हो रहा है। देखिए क्लासिफिकेशन 3 भागों में हो रहा है कि ऑल इंडिया सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS और IPS, ये दोनों आती हैं। सेंट्रल सर्विसेज में IFS और ICS, इंडियन कस्टम सर्विसेज, और स्टेट सर्विसेज में प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज आती हैं। जो पर्सन जो सेलेक्ट हुआ है यूपीएससी के द्वारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में और इंडियन पुलिस सर्विस में, वो बैकबोन होते हैं हमारे हायर लेवल ब्यूरोक्रेसी का स्टेट्स में। और आप जानते हैं कि जो कलेक्टर हैं डिस्ट्रिक्ट के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर।
और क्या आप जानते हैं कि कलेक्टर नॉर्मली एक आईएएस ऑफिसर होते हैं और ऑफिसर जो गवर्न होते हैं वो सर्विस कंडीशन से गवर्न होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। सो कोई भी एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर को पर्टिकुलर स्टेट असाइन किया जाता है जहां वो अपने स्टेट के सुपरविजन में गवर्नमेंट के काम करता है। हाउएवर जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो सर्विसेज में सेंट्रल गवर्नमेंट की वापस उनको भेजा जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसिप्लिनरी एक्शन इनके विरुद्ध ले सकती है, आईएएस आईपीएस के विरुद्ध। ठीक है, इसका मतलब है कि जो की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है स्टेट्स के वो अंडर द सुपरविजन है, कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट के। सो अपार्ट फ्रॉम आईएएस और आईपीएस ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द यूपीएससी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का वो लुक्ड आफ्टर बाय ऑफिसर्स अपॉइंटेड थ्रू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, सो एज वी शैल स्टडी, बाद में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। सो ब्यूरोक्रेसी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे वेलफेयर पॉलिसीज गवर्नमेंट की लोगों तक पहुंचती हैं, बट अक्सर क्या होता है ये इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि लोग जो हैं इनसे अप्रोच करने में भी डरने लगते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर से। सो ये कॉमन एक्सपीरियंस है लोगों का कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इंसेंसिटिव है डिमांड्स और एक्सपेक्टेशन में ऑर्डिनरी सिटीजन्स में। ओनली यदि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ब्यूरोक्रेसी को, इन प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली हैंडल किया जा सकता है। ठीक है जी। और दूसरी तरफ टू मच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी ब्यूरोक्रेसी को एक पॉलिटिशियन के हाथ का एक इंस्ट्रूमेंट बना के रख देती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंट मशीनरी रिक्रूटमेंट के लिए बनाई है और बहुत सारे पीपल ये सोचते हैं कि कोई प्रोविज़न नहीं है सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़। सो इट इज़ ऑल्सो फेल्ट दैट कि जो इनफ प्रोविजंस हैं वो आर नॉट देयर टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू द सिटीजन। सो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि जो मेजर्स हैं लाइक द राइट टू इन्फॉर्मेशन may make the bureaucracy a little more responsive and accountable। ठीक है जी, तो ये चैप्टर हो गया आपका पूरा चैप्टर नंबर 4। कंक्लूजन हम पढ़ लेते हैं कि जो मॉडर्न एग्जीक्यूटिव है वो बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है हमारे गवर्नमेंट का, और एग्जीक्यूटिव एक ग्रेटर पावर इंजॉय करता है यदि हम दूसरे गवर्नमेंट के ऑर्गन से कंपेयर करें। तो एग्जीक्यूटिव अच्छी खासी पावर जो है इंजॉय करता है। दिस जनरेट्स अ ग्रेटर नीड टू हैव डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। और जो मेकर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वही उनका जो थॉट था कि एग्जीक्यूटिव को फॉर्मली रेगुलर सुपरविजन और कंट्रोल के अंदर रहना चाहिए, और 10 एक पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को चूज किया गया। पीरियोडिक इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट ओवर द एक्सरसाइज ऑफ पावर और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ने इंश्योर किया कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो कभी भी अनरिस्पॉन्सिव नहीं हो सकता। तो ये था एग्जीक्यूटिव चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप जरूर इसको पढ़िए। तो चैप्टर 4 हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम 5 करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो जब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।